हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। सो आपकी इंग्लिश सीरीज़ की एक वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो बनाई जाए, सो उसके लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम 6 से 7 टॉपिक या 7 से 8 टॉपिक कवर करेंगे आज, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक होने वाला है टेंस। सो आपके एमसीक्यू आज टेंस के ऊपर हैं। फर्स्ट टॉपिक टेंस है। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, अपने टॉपिक को, अपने एमसीक्यू के डिस्क्रिप्शन को। सो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। तो हमें करेक्ट टेंस बताना है इन सी इज़ रीडिंग ए बुक। सो सी इज़ रीडिंग ए बुक के अंदर हमें एक्यूरेट टेंस बताना है, कौन सा टेंस होने वाला है। सो सी इज़ रीडिंग ए बुक, इज़ है एंड वर्ब की ग्रेंडिंग फॉर्म है, तो वहाँ पे ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट के साथ ये हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस बिकॉज ऑफ इज़ एम आर। जहाँ पे यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे इज़ एम और आर का यूज़ होता है। सो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट टेंस। दे विल हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क बाय 8 PM। अब इसके अंदर हमें बताना है कौन सा टेंस होने वाला है। दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क बाय 8 PM। फ्यूचर सिंपल टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हैव है, उससे ये ना सोचे कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है ना। विल है तो मतलब फ्यूचर होने वाला है, विल हैव लगा हुआ है, एंड विल हैव जो हमारा होता है, विल हैव हमारा यूज़ होता है इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द सेंटेंस। एक हमें नीचे सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर कौन सा टेंस होने वाला है। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल। सो आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल के अंदर कौन सा सेंटेंस होगा। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो यहाँ पे है हमारा हैड ईटन। हैड ईटन का मतलब ये आपका हो जाता है पास्ट में, उन्होंने क्योंकि बिफोर है, स्कूल जाने से पहले खाया था, है ना। तो हैड है, एंड हैज़ हैव जो आपकी होती हैं, हैज़ हैव आपकी होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, बट यहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ नहीं हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। हैड का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में, सो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट विल बी करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस बताना है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर दे विल बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। दे विल बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड के अंदर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे है दे विल बी लगा हुआ है यानी फ्यूचर है, एंड फ्यूचर में है, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे नॉर्मली विल होता है, विल शैल होता है, वहाँ पे आपका होता है प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। जहाँ पे विल के साथ में बी होता है वो आपका मोस्टली होता है ऑफ कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड जहाँ पे विल हैव होता है वो होता है फ्यूचर परफेक्ट, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं बिकॉज इज एम आर होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। सो बिकॉज ऑफ विल बी यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस। सी हैज़ लिव्ड इन लंडन फॉर 3 years। अब इसके अंदर हमें बताना है कौन सा करेक्ट टेंस होने वाला है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूस, सिंपल परफेक्ट और पास्ट सिंपल। सो इसके अंदर हमारा जो है दिया हुआ है सी हैज़ लिव्ड, यानी हमें यहाँ पे हैज़ दिया हुआ है बिकॉज ऑफ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है हैज़, है ना। इस वजह से हमारा यहाँ पे ड्यू टू हैज़ ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टेंस इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर कौन सा होगा। आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर व्हेन आई सॉ हर। तो सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूज़ हुआ है वॉज का, जो कि पास्ट फॉर्म है हमारे इज एम आर की। तो इज एम आर अगर होते तो हमारा ये हो जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड इज एम आर नहीं है
तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। देन विल बी नहीं है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। बात आई पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, इसमें यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। हमें इसमें करेक्ट टेंस बताना है कौन सा है। दे प्ले टेनिस एवरी संडे, एवरी संडे दे प्ले टेनिस में इसमें कौन सा सेंटेंस आपका होने वाला है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो दे प्ले टेनिस एवरी संडे, यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुई है प्ले। ऑन दैट ये आप उनकी एक हैबिचुअल एक्शन है टिपिकली, तो ये आपका जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टेंस सी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years बिफोर सी क्विट। सो इसके अंदर कौन सा सेंटेंस होने वाला है। सो बिकॉज यहाँ पे है सी हैड बीन वर्किंग फॉर 5 years, तो आपको इसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हैड है तो मतलब पास्ट की बात है, हैड बीन है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज साथ में यहाँ पे सिंस और फॉर के साथ में टाइम दे रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द टेंस ऑफ द सेंटेंस ही विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टुनाइट। सो ही विल बी है, और विल बी का हमने आपको बताया था दैट विल बी इज़ यूज इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस। अब हमें इसके अंदर करेक्ट टेंस बताना है। आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। सो आई हैव बीन एंड टाइम इज इंडिकेटेड इन दिस टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टेंस इन सी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। अब सी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट है, तो इसके अंदर कौन सा सेंटेंस होने वाला है। अब बिकॉज यहाँ पे दे रखा है सी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, यानी हमारी पास्ट की बात हो रही है, एंड पास्ट की बात हो रही है उसी के साथ में कुक की जो सिंगुलर फॉर्म है वो यूज़ नहीं हुई है। यहाँ पे कुक की सेकंड फॉर्म हम मान सकते हैं कि सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, बिकॉज पास्ट की बात है एंड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सिंपल पास्ट होने वाला है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव। इसके अंदर कौन सा टेंस होने वाला है। पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। सो दे हैड लेफ्ट है ना, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। दे हैड लेफ्ट, वो जा चुके थे छोड़कर हमें जब हम आए, तो पास्ट की बात हो रही थी। सो पास्ट है एंड हैड है, उससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होने वाला है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट टेंस। ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ। सो ही विल हैव बीन एंड फॉर 10 years से हमें पता लग रहा है कि ये हमारा एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब बिकॉज हमारे पास में यहाँ विल हैव है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सो ऑप्शन में हमारा है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विल बी अवर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द टेंस वी आर गोइंग टू विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड। इसके अंदर कौन सा टेंस होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू है ना, वी आर गोइंग टू विजिट अवर पेरेंट्स दिस वीकेंड, तो यहाँ पर ये हुआ नहीं है काम, ये हो नहीं रहा, ये उन्होंने फ्यूचर प्लान किया है। एंड आर गोइंग टू विजिट, यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ आर के साथ में, तो ये आपका प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है कि वी आर गोइंग टू विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, यानी इस वीकेंड पर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाएंगे है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
फ्यूचर की बात है, फ्यूचर होगा, एंड फ्यूचर के अंदर ये आपका होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे दे रखा है फ्यूचर सिंपल विद गोइंग टू, यानी गोइंग टू उन्होंने यहाँ पहले ही दे रखा है कि फ्यूचर सिंपल है गोइंग टू के साथ में, सो ये आपका हो जाएगा फ्यूचर सिंपल विद गोइंग टू। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस, डज सी स्पीक स्पेनिश के अंदर हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, करेक्ट टेंस कौन सा होगा। सो बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं डज सी है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर डज की वजह से हम बता सकते हैं कि हमारा सिंपल प्रेजेंट है, यानी इंटेरोगेटिव सेगमेंट ऑफ सिंपल प्रेजेंट। तो ऑप्शन में हमें दिया है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। सो सिंपल प्रेजेंट विल बी अवर करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है आपका वॉइस। सो MCQ ऑन वॉइस हमारे होने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वॉइस, हमें वॉइस बतानी होगी। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, इसके अंदर हमारा कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फ्यूचर और प्रेजेंट। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ये है हमारा पैसिव वॉइस, बिकॉज यहाँ पे द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, अब जहाँ पे हम बताते हैं किसी और को कि हाँ ये काम ऐसे हुआ है, वो हमारा पैसिव हो जाता है। मैरी इज़ कुक बेकिंग द केक हो जाता है आपका एक्टिव, एंड द केक वॉज बेक्ड बाय, यानी कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट बाद में आए ऑब्जेक्ट पहले आए वो आपका पैसिव है, एंड जहाँ पे आपका सब्जेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में है वो आपका एज यूजुअल हो जाएगा। सो यहाँ पे द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी विल बी पैसिव वॉइस। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, चूज द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब हमें बताना है एक्टिव वॉइस के अंदर कौन सा सेंटेंस होने वाला है। सो द बॉल वॉज थ्रोन बाय जॉन, द बॉल इज थ्रोन बाय जॉन, द बॉल विल बी थ्रोन बाय जॉन, और जॉन थ्रू द बॉल। तो हमने बताया जहाँ सब्जेक्ट पहले हो ऑब्जेक्ट बाद में हो वो आपका एक्टिव वॉइस होता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं द बॉल वाज थ्रोन बाय जॉन, ये सभी आपके हो गए कि बॉल को जॉन फेंकेगा, यहाँ पे सीधा है कि जॉन ने बॉल को फेंका। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर एक्टिव वॉइस। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब जैसे हमने ऊपर बताया था अबाउट एक्टिव वॉइस, वैसे ही यहाँ पर हमें बताना है अबाउट पैसिव वॉइस। सो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा वो सब्जेक्ट जो बन जाएगा वो अब जो हमारा रिसीविंग एक्शन है ना वो हमारा अब सब्जेक्ट का काम करेगा, एंड हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सो वही हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है। सो सी राइट्स ए लेटर, ये आपका सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। सी रोट ए लेटर, ये आपका पास्ट का सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। सी विल राइट अ लेटर, ये आपका फ्यूचर का एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है। एंड ए लेटर इज रिटन बाय हर, ये आपका पैसिव वॉइस है। सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, ए लेटर इज रिटन बाय हर। देन क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है दिए गए सेंटेंस को। सो आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, दिस वन, यस। सो कन्वर्ट द पैसिव वॉइस, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। अब द टीचर्स एक्सप्लेन्स द लेसन आपका दिया गया है, जहाँ पे आपका टीचर जो है वो सब्जेक्ट है, लेसन जो है आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है, लेसन को पहले लाना है, यानी इस लेसन को बना देंगे सब्जेक्ट एंड टीचर को बना देंगे ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमारा रखा जाएगा। बट साथ में हमें जो एक साउंड है हमारी प्रॉपर, हमारा पैसिव वॉइस के लिए जो रूल्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द लेसन, है ना, वो सब्जेक्ट बन जाएगा सेम उसी तरह। तो हमारा ऑप्शन जो है द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, यानी टीचर अभी एक्सप्लेन कर रहा है ना, टीचर उस प्रोसेस में है, टीचर लेसन को पढ़ा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमें वही रखना है, हमें ना तो पास्ट में ले जाना है इसको, ना ही हमें इसे फ्यूचर में ले जाना है। जो है जैसा है वॉइस चेंज होगी, बट जो टेंस है, जो टाइम है, वो वही रहने वाला है। सो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द लेसन इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। ना तो विल भी आएगा, ना हैज़ बीन आएगा, ना वाज आएगा, द लेसन इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर आपका करेक्ट होने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 5,
आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई द वॉइस, सॉरी, आइडेंटिफाई द वॉइस, द होमवर्क विल बी completed बाय द स्टूडेंट। अब इसके अंदर आपका कौन सा सेंटेंस, कौन सा वॉइस आपका होने वाला है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में से कौन सा होगा। सो द होमवर्क विल बी completed बाय द स्टूडेंट्स के अंदर आपका ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। बिकॉज, और आप सिंपली इसका एक और है शॉर्ट ट्रिक जो कि एक्सेप्शंस है काफ़ी सेंटेंसेस में, बट हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे जो आते हैं रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसके अंदर आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो भी होने वाला काम है वो पहले आता है, जो उसे करता है वो बाद में आता है, एंड बाय वहाँ पे ज़रूर यूज़ होता है। तो इस बेसिस पर भी आप सोच सकते हैं किसी सेंटेंस के बारे में कि वो एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस। देन क्वेश्चन नंबर 6, चूज द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब हमें बताना है एक्टिव वॉइस कौन सा है। द सॉन्ग वॉज स्विंग बाय द चौर, द सॉन्ग इज स्विंग बाय द चोयर, द सॉन्ग विल बी स्विंग बाय द चेयर, और द चेयर स्विंग द सॉन्ग। सो इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है द चेयर, वो जो भी एक्शन हो रहा है वहाँ, यानी गाना जो गाया जा रहा है वो डायरेक्टली वही परफॉर्म कर रहा है। सो द चेयर सैंग द सॉन्ग जो है वो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा, एंड दिस विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। अब हमें ऐसे ही बताना है कि पैसिव वॉइस के अंदर में दिया गया सेंटेंस कौन सा है। सो सी विल मेक अ केक, सी मेक्स अ केक, सी इज मेकिंग अ केक, एंड यहाँ पे है ए केक विल बी मेड बाय हर। सो एक केक जो है वो बनेगा ना, वो ऑब्जेक्ट है हमारा केक, यानी जो काम जिसके ऊपर काम होगा एंड जो काम करेगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज हो जाएंगी उनकी, विद यहाँ पे बाय लग जाएगा एंड वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8 विल बी कन्वर्ट द पैसिव वॉइस। अब हमें दिए गए को चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। दे आर बिल्डिंग ए न्यू स्टेडियम, तो वह स्टेडियम को बना रहे हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए न्यू स्टेशन इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम इज़ योर करेक्ट आंसर। बिकॉज जब हम ये यूज़ करते हैं तो इसके साथ में बीइंग आ जाता है। दे आर था बिकॉज दे हमारा जो है वो प्लूरल है, एंड जब वो कुछ बना रहे हैं, एक नया स्टेडियम बना रहे हैं, सिंगुलर है, तो उसके साथ में इज़ आ जाएगा, एंड इसके साथ में बीइंग यहाँ पे आता है। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए न्यू स्टेडियम इज़ बीइंग बिल्ड बाय देम। देन क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द वॉइस। अब हमें इसके अंदर वॉइस बतानी है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द टीम, तो जो प्रोजेक्ट है वो उस टीम के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा जा रहा है। तो इसके अंदर जो है हमारा ये है हो जाएगा बाय भी यूज़ है तो पैसिव वॉइस। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब हमें दिया गया सेंटेंसेस के अंदर बताना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा कौन सा सेंटेंस दिया गया है। सो द बुक वॉज रीड बाय टॉम, द बुक इज़ रीड बाय टॉम, द बुक विल बी रीड बाय टॉम, और टॉम रीड द बुक। अब इसके अंदर हमारा एक्टिव कौन सा हो जाएगा। सो सभी के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर वर्क होगा, जो वर्क करेगा, वो सभी अपनी पोजीशंस यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर चुके हैं विद यूज बाय। सो टॉम रीड द बुक विल बी इन एक्टिव वॉइस, इस डायरेक्टली हमारा जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। सो सी कैन सॉल्व, सी सॉल्व्स द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर विल बी करेक्ट, बिकॉज जो सब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट था वो पहले है एंड वो इंटरचेंज कर चुके हैं एक दूसरे को विद द करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट द पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना है। दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, तो इसके लिए जो करेक्ट हमारा पैसिव वॉइस है वो कौन सा हो जाएगा। द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो, द रिजल्ट आर अनाउंस्ड बाय देम टुमारो, द रिजल्ट वर अनाउंस्ड बाय देम टुमारो, और द रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड बाय देम टुमारो। सो यहाँ पे हमारा बात थी फ्यूचर की, दे विल अनाउंस वो करेंगे।
सो यहाँ पे हमें यही देखना है इन अवर कॉन्टेक्स्ट कि हमारा क्या दिया गया है, तो आर, वर और हैव बीन कैंसिल हो जाएंगे. सो द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय देम टुमारो विल बी करेक्ट आंसर. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द वॉइस. अब हमें इसके अंदर वॉइस बतानी है, एक्टिव है और पैसिव है. सो द फ्लोर इज़ क्लीन बाय द जेनेटर एवरी मॉर्निंग. इसके अंदर हमारा कौन सा टेंस होने वाला है? सो जो हमारा फ्लोर है वो जेनेटर के द्वारा साफ़ किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. चूज द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. अब हमें एक्टिव वॉइस में बताना है कौन सा सेंटेंस दिया गया है. सो द लेटर वॉज रिटन बाय जेम, द लेटर इज रिटन बाय जेम, द लेटर विल बी रिटन बाय जेम, और द जेन रोट द लेटर will be in active voice. Then question number 15. Which of the following sentences is in passive voice? दिए गए sentences में से कौन सा sentence हमारा जो है वो passive voice में होने वाला है? The chef cook a delicious meal. A delicious meal was cooked by the chef. The chef cook a delicious meal. और the chef will cook a delicious meal. So इसके अंदर हमारा correct option हो जाएगा ऑप्शन बी. A delicious meal was cooked by the chef. Then हमारा next type of MCQ is MCQ on narration. So आपकी जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होते हैं, नरेशंस होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो स्पीच हमें यहाँ पे बतानी है, उससे रिलेटेड ये आपके MCQs हैं. सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच हमें बतानी है. He said, I am reading a book. Then options are he said that I am reading a book. He said that he was reading a book. C. He said that he is reading a book. D. He said that he reads a book. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा he said that he was reading a book. बिकॉज हमारे जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, एम रीडिंग जो कि चेंज हो गया है पास्ट कंटिन्यूस में वॉज रीडिंग. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. चूज़ द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच. अब हमें करेक्ट डायरेक्ट स्पीच चूज़ करनी है. कौन सी है? ऑफ ही सेड दैट ही कुड स्विम. सो ही सेड दैट ही कुड स्विम का हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है. कौन सी डायरेक्ट स्पीच है? ही सेड ही कैन स्विम, ही सेड आई कुड स्विम, ही सेड आई कैन स्विम, और ही सेड ही कुड स्विम. सो ही सेड ही कैन स्विम, तो यहाँ पे भी हमारा एक सेकंड पर्सन यूज़ हो रहा है कि सेकंड पर्सन बोल रहा है. देन ही सेड आई कुड स्विम हो सकता है, ही सेड आई कैन स्विम भी हो सकता है, एंड ही सेड ही कुड स्विम नहीं होगा. एंड आई कुड स्विम एंड आई कैन स्विम में से कौन सा करेक्ट होगा? बिकॉज यहाँ पे हुआ है यूज़ ऑफ कुड, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई कैन. बिकॉज जो हमारा इनडायरेक्ट है उसमें जो कुड यूज़ होता है वो हमारे डायरेक्ट के कैन का वजह से होता है. सो हमारा आई कैन स्विम जो है वो ऊपर चेंज हो जाता है ही कुड स्विम में. सो कुड का यूज़ होगा कैन. सो ही सेड आई कैन स्विम विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब हमें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर में ये कन्वर्ट करना है. सी सेड आई विल गो टू द मार्केट. ये हमारा दिया गया सेंटेंस है डायरेक्ट वॉइस में, डायरेक्ट स्पीच में. हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है. सो यहाँ पे दिया गया है ही सी सेड आई विल गो टू द मार्केट. हमें फ्यूचर टेंस दिया गया है विल गो, जो कि हमारा चेंज हो जाएगा वुड गो में जब हम उसे इनडायरेक्ट चेंज करेंगे. सो सी सेड दैट सी विल गो टू द मार्केट नहीं. सी सेड दैट आई विल गो टू द मार्केट नहीं. सी सेड दैट सी विल गो टू द मार्केट नहीं. एंड सी सेड दैट सी वुड गो टू द मार्केट. सो विल गो का हो जाता है वुड गो विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच. हमें डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करना है. जैसे कौन सा है? ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. सो हमारा जो इंडेफिनिट है, जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट के अंदर हमारा दे रखा है हैड फिनिश्ड, है ना. तो उसका जो
हमारा वो आता है इनडायरेक्ट के अंदर, वो आता है हैव फिनिश्ड से। सो हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में, ही टोल्ड मी आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही टोल्ड मी ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ही टोल्ड मी आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, और ही टोल्ड मी ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क वाला करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज़ करनी है, कौन सी होगी। द सेंटेंस इज सी सेज आई एम हैप्पी। इसके लिए करेक्ट कौन सा होने वाला है। सो यहाँ पे हमारा यूज़ है आई एम। एम जो है वो रिमेंस रहेगा एंड वो चेंज हो जाएगा इज़ में, जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी हमारी प्रेजेंट टेंस में ही रहने वाली है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सी सेज दैट सी इज़ हैप्पी। देन क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट टू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। द सेंटेंस इज सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हर। सो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका होने वाला है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में आपका हमारा कुड होता है वो हमारा कैन में चेंज हो जाएगा। सो सी आस्क मी कैन यू हेल्प मी, सी आस्क मी कुड यू हेल्प मी, सी आस्क मी विल यू हेल्प मी, और सी आस्क मी you can help me. So the correct answer is option A, she asked me can you help me. And question number 7, identify the indirect speech. He said I saw a movie yesterday. So इसके लिए options हैं, he shared that he saw a movie, he said that he had seen a movie the previous day, he said that he has seen a movie that previous day, he said that he had saw a movie yesterday. So यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर यूज़ हुआ है सा, जो कि हमारा पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। बिकॉज हमारे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, एंड जो पास्ट सिंपल हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होगा। एंड बिकॉज सा इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ सी, उसकी वहाँ पर पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, हैड सीन हो जाएगा इनडायरेक्ट में। एंड जो यस्टरडे है वो हमारा चेंज हो जाएगा प्रीवियस, द प्रीवियस डे में। सो ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट ही हैड सीन ए मूवी द प्रीवियस डे will be correct answer. Then question number 8, choose the correct direct speech. हमें डायरेक्ट स्पीच चूज़ करनी है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। He said that she would arrive by 5 PM is our sentence, is our indirect speech. अब हमें इसकी डायरेक्ट स्पीच चूज़ करनी है, कौन सी है। He said I would arrive by 5 PM. She said I will arrive by 5 PM. She said she will arrive by 5 PM, और she said she would arrive by 5 PM. सो हमारा जो डायरेक्ट के अंदर विल होता है वो हमारा चेंज होता है इनडायरेक्ट के वुड में। सो ऑप्शन बी, सी सेड आई विल अराइव बाय 5 PM will be the correct answer. Then question number 9, convert the indirect speech. They said we are going to the park. So we are going to the park, इसमें हमें बताना है, इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ऑप्शन ए होने वाला है दे सेड दैट दे वर गोइंग टू द पार्क, ऑप्शन बी दे सेड दैट वी आर गोइंग टू द पार्क, ऑप्शन सी दे सेड दैट दे आर गोइंग टू द पार्क, और ऑप्शन डी दे सेड दैट वी वर गोइंग टू द पार्क। सो हमारा दे सेड वी आर गोइंग टू द पार्क जो हमारा डायरेक्ट स्पीच था उसको हमें इनडायरेक्ट चेंज करना है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। सो हमारा जो है दे रखा है आर गोइंग, आर गोइंग हमारा दे रखा है जो कि हमारा शो करता है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, जो कि हमारा डायरेक्टली चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जहां हमारा आर गोइंग की जगह यूज़ होगा वर गोइंग इनडायरेक्ट स्पीच में। सो ऑप्शन नंबर ए, they said that they were going to the park will be correct.
देन क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट स्पीच। अब हमें डायरेक्ट स्पीच बतानी है इन द गिवन सेंटेंसेस, जिसका इनडायरेक्ट हमें दे रखा है सी मैंशन दैट सी हैड अ मीटिंग, जिसका डायरेक्ट कौन सा होने वाला है। सो इनडायरेक्ट के अंदर जो हमारा हैड होता है वो ड्यू टू प्रेजेंट परफेक्ट आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा पास्ट परफेक्ट बनता है। सो जो हमारा इनडायरेक्ट में हमें हैड दिख रहा है ये हमारे डायरेक्ट में हैव होगा। सो एक के अंदर ही हमारा हैव दिख रहा है, बाकियों में तो हैड हैड हैज़ है। एंड बिकॉज जब सी यूज़ है तो सी की जगह यहाँ पे आई आएगा, बिकॉज डायरेक्ट स्पीच में वो खुद अपनी बात करता है, तो वहाँ पे वो ये नहीं बोलेगा कि सी, जब वो कहेगी सी मैंसन दैट आई हैव या आई एम या आई, है ना, ये होने वाला है। सो आई के साथ में यहाँ पे हैव होगा एंड ऑप्शन बी सी मैंशनड आई हैव अ मीटिंग विल बी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें दिए गए डायरेक्ट स्पीच की करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। द सेंटेंस इज ही शेयर्ड आई कैन स्पीक स्पेनिश, इसका करेक्ट क्या होगा। सो कैन की जगह हमारा हो जाता है कुड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट में हमारा कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा। एंड जैसे कि आप भी देख सकते हैं हैड बीन वॉज कैन और कुड, सो ही सेड दैट he could speak Spanish will be correct answer. Then question number 12, convert to direct speech। हमें डायरेक्ट स्पीच के अंदर इसे कन्वर्ट करना है। जो हमारा इनडायरेक्ट है वो दे रखा है सी टोल्ड हिम दैट सी वॉज टायर्ड, सो इसका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज इनडायरेक्ट के अंदर हमें दे रखा है वॉज टायर्ड, तो हमें पता चल रहा है कि वो, क्योंकि हमारे डायरेक्ट के अंदर एम टायर्ड होगा यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, उस वजह से वहाँ पे वाज यूज़ हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा सी टोल्ड हिम आई एम टायर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। हमें आइडेंटिफाई करनी है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इज दे शेयर्ड वी विल विजिट योर नेक्स्ट वीक। They said we will visit you next week. So the options are they said that they will visit me next week, they said that they would visit me next week, they said that they would visit me next week, or they said that we visit you next week. So इसके अंदर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज वहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें दे रखा था विल विजिट, जो कि इनडायरेक्ट में हमारा चेंज हो जाएगा वुड विजिट में। एंड हमें दे रखा है नेक्स्ट वीक, वो हमारा चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट वीक में जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। सो ऑप्शन बी के अंदर हमें ये दोनों ही दिख रहे हैं, दे सेड दैट दे वुड विजिट मी द नेक्स्ट वीक विल बी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच। द सेंटेंस इज she mentioned that she lived the book, she liked the book, sorry, she mentioned that she liked the book के अंदर हमारा हमें चूज़ करना है उसका करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट हमें दे रखा है, हमें डायरेक्ट बताना है। अब यहाँ पे हमें दे रखा है सी लाइक्ड द बुक, है ना, लाइक्ड जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमारा आया है, डायरेक्ट में भी लाइक्ड ही रहेगा। सो सी मैंशनड आई लाइक द बुक, सी मैंशनड सी लाइक्स द बुक, she mentioned she liked the book, और she mentioned I liked the book। अब बिकॉज she mentioned है एंड डायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पर I आएगा, she नहीं आएगा, है ना, तो she mentioned I liked the book will be correct answer। Then move on to question number 15, convert to indirect speech। He said I am learning French। अब हमें डायरेक्ट दे रखा है, उसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सो ऑप्शंस आर he said that he was learning French, he said that he is learning French, he said that I am learning French, और he said that he will be learning French। सो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच था, डायरेक्ट स्पीच इज he said I am learning French। सो I am learning है, am learning का मतलब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा है, जो कि डायरेक्टली हमारा चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं।
तो एम लर्निंग का हमारा हो जाएगा वॉज लर्निंग. सो ऑप्शन नंबर ए, he said that he was learning French, will be your correct answer. Then move on to next part, next topic, that is question tags. So question number first will be, you are coming to the party, कॉमा क्वेश्चन टैग. सो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन टैग हमारा यूज़ होने वाला है? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आरंट यू. बिकॉज जो हमारा आरंट यू है वो जब हमारा कन्फर्मेशन के लिए हम पूछते हैं, एग्रीमेंट के लिए जब हम पूछते हैं, तो जब हमारी एक्सपेक्टेशन होती है तब वो इंडिकेट होता है, और वहाँ पर हमारा यूज़ होता है आरंट यू. यानी यू आर कमिंग टू द पार्टी, यानी पहले हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम पार्टी में आ रहे हो ना, क्या नहीं आ रहे? तो ये होता है यू आर कमिंग टू द पार्टी, आरंट यू, है ना. सो ये होता है. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, सी कैन स्विम वेल. सो सी कैन स्विम वेल, इसमें आ जाएगा सी कैन है तो कैन का हो जाएगा कांट. तो सी कैन स्विम वेल, कांट सी. कांट सी, कैन सी तो यहाँ नहीं आएगा बिकॉज क्वेश्चन टैग है ना, तो वहाँ पे वो कर सकती है क्या, वो नहीं कर सकती, ये होता है. सो सी कैन स्विम वेल, कांट सी, डजंट सी नहीं आएगा, इजंट सी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कैन यूज़ हुआ है तो वहाँ कांट सी ही आएगा. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, दे हैवंट सीन दिस मूवी. सो यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने मूवी नहीं देखी, है ना. हैवंट आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा हैव. सो दे हैवंट सीन दिस मूवी, हैव दे, उन्होंने मूवी नहीं देखी, क्या उन्होंने देखी? सो यहाँ पे अपोजिट होता है क्वेश्चन टैग्स के अंदर, कि जब आप एक जगह इधर हाँ कर रहे हो, इधर पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दूसरी तरफ वो नेगेटिवली पूछा जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 4, इट्स रेनिंग. अब इट्स रेनिंग का ये तो एक नॉर्मल सा टेंस है जहाँ पे आपने काफ़ी बार ये सुना भी है, जब कोई आपसे पूछता है कि इट्स रेनिंग, इजंट इट. सो द करेक्ट आंसर इज इजंट इट. देन क्वेश्चन नंबर 5, यू विल हेल्प मी. सो यू विल हेल्प मी है, एंड विल का जो है वो हो जाता है वॉन्ट हेल्प, है ना. तो वॉन्ट यू, सो यू विल हेल्प मी, एंड ऑप्शंस आर want, will you, don't you, do you. So you will help me, want you. Then move on to question number 6, he doesn't like coffee. अब he doesn't like coffee का यहाँ पे हो जाएगा does he. So options are does he, doesn't he, is he, isn't he. So does he will be the correct answer. Then question number 7, इसमें यही क्वेश्चन टैग्स का यही सिंपल है कि जो हमें स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और हमारा जो आगे का है वो हम कर लेते हैं. क्वेश्चन टैग्स आर वेरी सिंपल. सो जैसे इसमें दे रखा है ही शुड गो नाउ, कोमा, कोमा के बाद में शुड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा शुडंट वी. सो करेक्ट आंसर इज ऑल्सो देखो शुडंट वी, शुड इजी है. देन क्वेश्चन नंबर 8, आंसर किस बार आगा, सॉरी, सी इज योर सिस्टर, है ना. सी इज़ योर सिस्टर, अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया है सी इज़, यानी ये जो अपोस्ट्रोफी एस है ये इज़ का काम करता है. सो सी इज़ योर सिस्टर, इजंट सी विल बी करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 9, देन क्वेश्चन नंबर 9, यू हैवंट फिनिश येट करेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे दे रखा है उन्होंने यू हैव नॉट, हैवंट का मतलब है हैव नॉट. सो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इधर आके ये हैव यू, यू हैवंट, हैव यू. सो ऑप्शंस आर हैव यू, डू यू, हैवंट यू और डोंट यू. अब यहाँ पे ही हमारा नेगेटिव यूज़ हुआ है, यहाँ पे ही हमारा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव तो नहीं ही होने वाले होंगे, तो पॉजिटिव ही होंगे. सो द करेक्ट विल बी हैव यू, यहाँ पे यूज़ होगा. देन क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज एट द मीटिंग. अब ही वॉज है, सो पॉजिटिव इधर है, इधर नेगेटिव आएगा. सो इज़ ही नहीं होगा, वॉज ही नहीं होगा, वॉज यहाँ पे था तो यहाँ पर भी वॉज आएगा, एंड इजंट ही नहीं आएगा. सो वॉजंट ही विल बी द करेक्ट फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट. देन क्वेश्चन नंबर 11, सी वॉन्ट बी लेट. अब यहाँ पे वॉन्ट यूज़ हुआ है, सी वॉन्ट बी लेट. अब वॉन्ट जो हमने पढ़ा था विल का जो होता है वो
वॉन्ट होता है, सो सी वॉन्ट बी लेट का हो जाएगा विल सी। देन क्वेश्चन नंबर 12, दे आर फ्रेंड्स। दे आर है, सो आप खुद बताइए दे आर का यहाँ पे क्या होने वाला है। ऑप्शन आ गया सामने, ठीक है, आंसर आरंट दे, सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टाइम मुझे हाइड करना पड़ेगा आंसर पूछने से पहले, बट उससे पहले आप आंसर कर दिया करो कमेंट के अंदर। जैसे ही मैं बोलता हूँ कि इसका आंसर आप बताना, तो तुरंत के तुरंत वो कमेंट कर देना। देन क्वेश्चन नंबर 13, यू लाइक आइसक्रीम। सो यू लाइक आइसक्रीम का हमारा क्या हो जाएगा। अब यू लाइक आइसक्रीम यानी यहाँ पे हमारी बात हुई है सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की बात हुई है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यू है, यू के साथ में आएगा डू। सो डू यू तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव आएगा, सो यू आर ये नहीं आएंगे, आएगा या तो डोंट आएगा या फिर आरंट आएगा। अब बिकॉज अगर यहाँ पे आर होता तो यहाँ आरंट आ जाता, आर नहीं है तो यहाँ होगा डोंट यू। देन क्वेश्चन नंबर 14, सी हैजंट अराइव्ड येट। अब हैज़ नॉट अराइव येट है, तो यहाँ पर होगा, कमेंट में बताओ क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे हैज़ नॉट है तो यहाँ पे होगा हैज़ सी। देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, नॉट ऑफ दिस वीडियो, लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब लेट्स गो फॉर ए वॉक का क्या होने वाला है, ये आप बताइए इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स गो फॉर ए वॉक का यहाँ पर क्या आने वाला है, शैल वी, वॉन्ट वी, डोंट वी, डू वी। ओके, ये मैं बता देता हूँ आपको, बिकॉज इसमें वो मेथड यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव है लेट्स गो फॉर ए वॉक, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, यहाँ पॉजिटिव आएगा। आपको ये बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा होगा, शैल वी, वॉन्ट वी, डोंट वी और डू वी। सो लेट्स गो फॉर ए वॉक के बाद यहाँ पे आपका यूज़ होगा शैल वी। अब शैल वी क्यों यूज़ होगा, बिकॉज जो हमारा टैग है शैल वी, वो हमारा किसी जो हमारा एक्शन हो रहा है यानी, और या फिर अगर हम किसी कंफर्मेशन के लिए हम पूछ रहे हैं, तो लिसनर की तरफ से हम जब सुन रहे हैं उसे, तो वहाँ पे हमारा यूज़ होता है वो शैल वी। सो लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलते हैं, यानी कि आपकी एक पूरी, यानी आप जैसे मान लो आप अपने घर पे हो, आप अपने परिवार वालों से पूछते हो कि क्या हम चल सकते हैं घूमने, है ना, इस तरह होगा कि लेट्स गो फॉर ए वॉक, यानी पहले आप उन्हें बताते हो कि हम चल सकते हैं, चलें वॉक पे, क्या हम चल सकते हैं, फिर आप पूछोगे ना उनसे, तो पहले आपने पूछा लेट्स गो फॉर ए वॉक, कि वॉक पे आपके दिमाग में आया वॉक पे जाना है ना, आपने पूछा लेट्स गो फॉर ए वॉक, वॉक पर चलते हैं। फिर आपने सबको पूछा शैल वी, यानी जैसे आपका रात है तो क्या हम जा सकते हैं अब, शैल वी। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे आपके दोनों ही पॉजिटिव होने वाले हैं। बस ये है द डिफरेंस इज़, बिकॉज आपका जो है आप यहाँ कन्फर्मेशन के लिए सीख कर रहे हो बट विद अ ग्रुप के साथ में, या अगर कोई सिंगुलर भी है तो आपने एक जो आपका एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ हम वॉक पर चलते हैं, उसके साथ में सेल भी आएगा, बिकॉज आपका कंफर्म नहीं है कि आप जा रहे हो, तो इसलिए आप उससे पूछ रहे हो सेल भी क्या हम जा सकते हैं। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन ऑफ द अदर टाइप, MCQs ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो क्वेश्चन नंबर, अब हमें इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो अरेंजमेंट है वो बताना है, करेक्ट है और इनकरेक्ट है, विच इज़ यूज़ विच इज़ नॉट टू यूज़, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। अब इसके अंदर क्या यूज़ होने वाला है, सो हैव, हैज़, इज़, आर। सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ईच है तो यानी कि यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो उसके साथ हम फॉलो करते हुए आएंगे हैज़ को। सो हमारा हैज़ जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 2, नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज़ डैश सेटिस्फाइड विद द न्यू पॉलिसी। सो यहाँ पे क्या करेक्ट होने वाला है, अब नाइदर और नोर जहाँ पे लगते हैं वो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, सो यहाँ पे जो है हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे,
ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने रखा है नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज़। सो ना ही मैनेजर ने ना ही एम्प्लॉय ने, सिंगुलरली तो हमें बात हुई है सिंगल सिंगल की, बट बिकॉज दे आर एम्प्लॉयज़ है ना, तो ज़्यादा है सिंगुलर, एम्प्लॉयज़ सिंगुलर की तरह यूज़ होगा, बट बिकॉज मैनेजर भी है एम्प्लॉयज़ भी हैं तो यहाँ पे दो हो गए, एंड वहाँ पे हम सब्जेक्ट के लिए प्लूरल का यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म का। सो यहाँ पे हमारा ये जो इन्फ्लुएंस होगा वर्ब वो हमारा प्लूरल होगा। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर। सो नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विद देयर न्यू पॉलिसी। देन क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ माई फ्रेंड डैश गोइंग टू द कॉन्सर्ट टू नाइट। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स है ना, दोस्तों में से कोई एक। सो यहाँ पे ये रेफरिंग हो रहा है मल्टीपल फ्रेंड्स को, है ना, फ्रेंड्स की तरह ये रेफ़र हो रहा है हमारा मल्टीपल फ्रेंड्स को, बट ट्रीट होगा हमारा एक सिंगुलर की तरह। सो हमारा जो सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पर यूज़ होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी इज। देन क्वेश्चन नंबर 4, द कमेटी डैश मेड ए फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर। अब इसके अंदर करेक्ट क्या होने वाला है, अब जो कमेटी है हमारी वो हमारी एक कलेक्टिव नाउन है, एंड जो कलेक्टिव नाउन है वो हमारी ट्रीट होगी एज अ सिंगुलर। सो यहाँ पर भी हमारा सिंगुलर ही यूज़ होने वाला है। सो हैव वर आर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड हैज़ विल बी चूजन फॉर द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, द पेयर ऑफ शूज डैश इन द क्लोजेट। अब जो हमारा पेयर है, ऑप्शंस है इज, आर, वर, हैव, है ना। अब जो हमारा पेयर है, पेयर भी हमारा एक सिंगुलर नाउन है। सो पेयर ऑफ शूज़ का मतलब तो दो जूते ही हैं, बट वो एक पेयर है, तो पेयर जो है वो हमारा सिंगुलर की तरह यूज़ होगा। सो वहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो भी सिंगुलर ली जाएगी। आर, वर, हैव जो है हमारे प्लूरल फॉर्म है, एंड इज़ जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 6, एवरीबडी इन द रूम डैश लिसनिंग टू द स्पीकर अटेंटिवली। सो जो ऑप्शंस हैं आर, इज, आर, वर, हैव। सो एवरीबॉडी यानी है तो वहाँ बहुत सारे, बट वो जो हैं वो काउंट होते हैं हमारे एक सिंगुलर प्रोनाउन की तरह। एवरीबॉडी इज़ अ सिंगुलर प्रोनाउन। सो यहाँ पर जो है हमारी वर्ब भी सिंगुलर ली जाएगी। सो आर, वर, हैव जो है कैंसिल हो जाएंगे, एंड इज विल बी चूजन फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूज़ डैश ऑन एट 6 PM एवरी डे। सो जो हमारी द न्यूज़ है ना, द न्यूज़ है वो भी हमारी सिंगुलर नाउन ही है। सो उसके साथ भी हमारा वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो सिंगुलर ही जाएगा। सो आर, वर्ब भी जो हैं वो कैंसल हो जाएंगे, एंड इज विल गो विद दिस। देन क्वेश्चन नंबर 8, द टीम भी हमारी एज अ सिंगुलर नाउन काउंट होगी। सो टीम के साथ में भी इज आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स भी सेम है हमारा, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर ट्रीट होगा। सो वो भी हमारा यूज़ करेगा इज़ का। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, ईच ऑफ द डॉग डैश इट्स ऑन कैनल। सो जहाँ पे कुत्ते रहते हैं, कुत्तों के घर को बोलते हैं कैनल। सो ईच ऑफ द डॉग्स में जो ईच है वो हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सो यहाँ पर भी हमारा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। सो हैव, हैज़, इज़, आर, है ना। सो सिंगुलर हमारा यूज़ होगा हैज़। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क। सो चिल्ड्रन जो हैं वो हमारे हैं प्लूरल नाउन है, सो उनके साथ में प्लूरल वर्ब ही लगेगी। सो यहाँ पे है इज़, और वॉज, हैज़। सो दिस आर कैंसल, तो आर जो है वो चूजन फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 12, दे डैश मैनी प्रॉब्लम टू सॉल्व, है ना। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इज़, आर, वॉज, हैज़। सो प्रॉब्लम्स जो है हमारा, प्रॉब्लम्स हमारा प्लूरल नाउन है, सो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। सो यहाँ पे हमारा होने वाला है देयर आर,
many problems. So R will be correct answer. Then question number 13. Neither of the answers dash correct. अब neither of the answer जो है, neither जो है वो हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है, और नाउन जो है हमारा अगर सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगा. सो neither of the answer is correct and is will be the correct answer. Then either the teacher or the student dash to clean the classroom. अब हमारा either and or है, and according to नाउन एंड वर्ब एग्रीमेंट आइदर और जो हमारा बिकॉज प्लूरल की तरह साउंड वर्क करेंगे, सो हमारा यहाँ पर भी प्लूरल होगा. एंड आइदर द टीचर और द स्टूडेंट आर टू क्लीन द क्लासरूम विल बी करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज द बुकेट ऑफ फ्लावर्स. अब बुकेट ऑफ फ्लावर जो है वो हमारा, बुकेट जो है वो सिंगुलर नाउन है, यानी कि फूल अलग अलग हैं ना, फूलों का एक जो है तो वो एक सिंगुलर नाउन होता है, एंड वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. द नेक्स्ट इज कंडीशनल सेंटेंसेस. सो अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं आपके, उनके चलने वाले हैं आपके 15 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ इट रेन्स comma we dash at home. so if it rains के साथ में आएगा if it rains we will stay at home. so will stay हो जाएगा. अब will stay क्यों होगा कि जो हमारी पहली कंडीशन है कि if it rains, अगर बारिश होती है तो एक्सप्रेस करती है हमारी पॉसिबल फ्यूचर आउटकम, है ना, उस कंडीशन पे बेस. सो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिकॉज फ्यूचर की बात है. अगर वहाँ पे बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, उस बेसिस पे हमारा डिसाइड होगा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम घर पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे. सो इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम. देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज, है ना. तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा एम वर इज़ बी. अब ऑन टू द सेकेंड कंडीशन देखें, हमारी सेकेंड कंडीशन दे रखी है आई वुड अपोलोजाइज, है ना. तो यहाँ पर हमारी एक अनरियल और अनलाइकली कंडीशन है जो कि हमारी प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो सकती है. सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ आई के साथ में वर. इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज. देन क्वेश्चन नंबर 3, यू विल मिस द बस इफ़ यू सून. इफ़ यू सून है जो हमारा. सो यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्लेनेशन है इसके, अब अगर अनदर फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमारे सेंटेंस का, वो हमारी फ्यूचर आउटकम को दिखा रहा है. यानी यू विल मिस द बस, तुम बस मिस कर दोगे. इफ़ यू डोंट लीव सून, अगर तुम जल्दी नहीं जाओगे तो मिस कर दोगे. तो ये भी हमारा डिपेंड है निकलने ना निकलने पे. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ़ सी हैड नॉन सी डैश कम. सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन आर will, would have और had. So the correct answer is would have, because हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है और ये भी हमारा एक्सप्रेस कर रहा है हमारी अनरियल और हाइपोथेटिकल कंडीशन को. सो इन पास्ट में सो पॉसिबली जो आउटकम होगा वो होगा would have. सो इफ़ सी हैड नॉन, अगर उसे पता होता तो वह ज़रूर आती, he would have come. Then question number 5, if they dash harder then would have succeed. So इसका करेक्ट आंसर होने वाला है if they had worked out harder. So they had worked will be the correct option. Then question number 6, if I dash enough money I would buy a new car. Have, had, has or will have. So if I had enough money I would buy a new car. So had will be the correct answer. Then question number 7, if you dash the instructions you would not have made the mistakes. Options are follow, followed,
had followed or follows. So if you, अब यहाँ पे हमारी बात हो रही है पास्ट की, बिकॉज यू वुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, वुड नॉट हैव मेड है ना, तो हम पे गलती कर चुका है वो बेचारा. सो इफ यू हैड फॉलोड, अगर तुमने फॉलो करे होते, सो हैड फॉलोड विल बी करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 8, इफ he dash his keys he will be late. So correct answer will be forget, forgot, forgets, or had forgotten. So if he forgets his keys he will be late. And question number 9, if I win the lottery I dash a big car. So अगर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा तो यहाँ पे यूज होगा फ्यूचर. So will, would, bout or buy. So will buy a new big house will be correct answer. Then question number 10, if I dash early I would have called you. So if I know, knew, had known or knows. So if I had known early I would have called you. Then question number 11, if she dash she would travel the world. So if she could will be the correct. If she could, अगर वह कर सकती है तो वह पूरा वर्ल्ड ही भ्रमण कर लेगी. देन क्वेश्चन नंबर 12, इफ दे वर हियर वी डैश अ पार्टी. सो इफ दे वर हियर वी वुड हैव अ पार्टी. देन क्वेश्चन नंबर 13, इफ इट डैश टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक. सो यहाँ पे है रेन्स, रेन्ड, हैड रेन्ड और रेन. सो द करेक्ट आंसर विल बी इफ इट रेन्स टुमारो. अब हम पास्ट की बात तो कर नहीं सकते, सो हम करेंगे बात फ्यूचर की, बिकॉज कल की बात है, टुमारो की, पास्ट की बात नहीं होगी, बात होगी फ्यूचर की. तो अगर कल बारिश हो जाती है तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे. देन क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू डैश टू द मीटिंग यू वुड हैव मीट हिम. सो द करेक्ट आंसर विल बी इफ यू हैड गॉन टू द मीटिंग यू वुड हैव. अब हैड गॉन क्यों आया, बिकॉज वुड हैव है. देन क्वेश्चन नंबर 15, इफ ही डैश हार्डर he would get better results. Works, worked, had worked, or work. So if he worked harder he would get better result will be the correct answer. Then move on to the next part, advanced verb use. So जो हमारी verb हैं, advanced verb use होती हैं, उनके बारे में, यानी आपका verb का ही है ये part, बट वो ये कि advanced verb हैं, थोड़ी एडवांस क्वेश्चंस हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी विच सेंटेंस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब किस सेंटेंस के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है. ऑप्शन ए, सी ले द बुक ऑन द टेबल yesterday, सी लेज द बुक ऑन द टेबल yesterday, सी लेड द बुक ऑन द टेबल yesterday, और सी लेन द बुक ऑन द टेबल yesterday. अब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. क्यों हो जाएगा, बिकॉज हमारी यस्टरडे यानी पास्ट की बात हो रही है ना सभी सेंटेंसेस में, एंड पास्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो लेड है वो हमारा पास्ट फॉर्म है ऑफ ले का. सो इस जो कि हमारे पास्ट एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. सो सी लेड द बुक ऑन द टेबल यस्टरडे विल बी करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म. अब हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म के साथ में बताना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट है. इफ़ आई वॉज यू आई वुड स्पीक टू हिम. इफ़ आई वर यू आई वुड स्पीक टू हिम. इफ़ आई एम यू आई वुड स्पीक टू हिम. और इफ़ आई बी यू आई वुड स्पीक टू हिम. सो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा इफ़ आई वर. आई के साथ में वर यूज़ होगा बिकॉज वहाँ पे आई वुड है. सो इफ़ आई वर you I would speak to him. बिकॉज वर्ब और क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि वर्ब जो है वो हमारा एक सब्जेक्टिव है जो कि हमारा यूज़ होता है हमारी हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशंस के अंदर. देन क्वेश्चन नंबर 3,
चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें इस कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। हमारा सेंटेंस है सी राइट्स, सी विशेज, सी डैश अ बेटर जॉब। अब इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा हैज़, हैड, विल हैव और हैव। सो सी विशेज सी हैड अ बेटर जॉब, यानी वो जॉब तो अभी भी कर रही है, पर वो विश कर रही है इससे भी ज़्यादा अच्छी होती तो, है ना। सो ये हमारी उसकी एक विश को एक्सप्रेस कर रही है, और ये एक अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है प्रेजेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा हैड यूज़ होगा, बिकॉज अभी वो जॉब कर रही है। अगर उसकी जॉब अच्छी होती तब की वो बात कर रही है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द सेंटेंस करेक्टली, यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें उस सेंटेंस को करेक्टली चूज़ करना है जिसने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है। बाय द टाइम ही अराइव्ड आई मूव हिज, द मूवी हैज़ स्टार्टेड। बाय द टाइम ही अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड। बाय द टाइम ही अराइव द मूवी विल स्टार्टेड, द मूवी स्टार्ट्स। सो हमारी बात हुई थी क्वेश्चन में कि हमें बताना है जिसमें पास्ट परफेक्ट का टेंस हुआ है, एंड पास्ट परफेक्ट की जो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। सो हैज़ जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, विल इज़ फ्यूचर, एंड द मूवी स्टार्ट्स जो है वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो ऑप्शन नंबर बी, by the time we arrived the movie had started will be the correct option. Then move on to question number 4. Which sentence correctly use the subjunctive mood? So इसके अंदर हमें बताना है किसके अंदर करेक्ट सबजंक्टिव मोड यूज़ हुआ है। सो सबजंक्टिव क्या होता है, वो वर्ड्स जो कि हमारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को या फिर हमारी विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड वो हमने अभी ऊपर भी आपको एक सेंटेंस के अंदर बताया था कि जो हमारा वर होता है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस और विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन ये सेंटेंसेस है आई विश दैट ही वॉज हियर, आई विश दैट ही वर हियर, आई विश दैट ही इज़ हियर। तो यहाँ पे है आई विश दैट ही वर हियर, जो हियर है वर है वो हमारा यूज़ होता है एज अ सब्जेक्टिव। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस सी सजेस्टेड दैट ही डैश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ही complete the report by Friday. Options are completes, complete, completed or completing. So C suggested that he complete the report by Friday will be correct answer, because जो हमारा complete है वो हमारा एक बेस फॉर्म है वर्ब का, और वो हमारा सब्जेक्टिव मूड को यूज़ करने के लिए जो हमारा सजेस्टेड है, सजेस्टेड इज़ एन सब्जेक्टिव मूड, उसे क्या डिस्क्राइब करने के लिए हमारा वो यूज़ होता है कंप्लीट, नॉट कंप्लीट्स। देन क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ ही डैश मोर केयरफुल ही वुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, ड्राइव्स ड्रोव, हैड ड्राइवन और ड्राइवन। सो द करेक्ट आंसर विल बी हैड ड्राइवन। सो इफ ही had driven more carefully he would have avoided the accident. सो यहाँ पे हमारा हैड ड्राइवन क्यों आया है, बिकॉज हैड ड्राइवन यहाँ पे हमारा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, जो कि हमारा इंडिकेट कर रहा है हमारे हाइपोथेटिकल एक्शंस को। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी स्टूडेंट dash the test. So correct answer will be it is essential that every student take the test. अब essential जो है वो हमारा subjunctive mood है, सो उसके लिए हमारा यूज़ होता है take. Then question number 9। which sentence use the correct form of verb to lie, to recline? किसके लिए यूज़ हुआ है, किसके अंदर करेक्टली यूज़ किया गया है लाई का।
So first option is she lies down for a nap every afternoon. She lays down for a nap every afternoon. She lain down for a nap every afternoon, or she laid down for a nap every afternoon. So the correct answer will be option number A. She lies down for a nap every afternoon. अब हमारा जो है लाइज, टू लाई का जो है प्रेजेंट टेंस जो है वो होता है लाइज, जो कि इस कंटेक्स्ट में यूज होगा. देन क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म. अब हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म के साथ में सेंटेंस बताना है. कौन सा है? ही लेट द डॉग टू गो आउटसाइड. ही लेट द डॉग गोज आउटसाइड. ही लेट द डॉग गोइंग आउटसाइड, और ही लेट द डॉग गो आउटसाइड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ही लेट द डॉग गो आउटसाइड. बिकॉज गो है जो हमारी वो एक बेस फॉर्म है ना, जो कि हमारा यहाँ पे यूज़ हुआ है. और लेट जो है वो सिंपल फॉर्म है जो इंडिकेट करती है परमिशन. सो उसने जाने दिया था, तो ही लेट द डॉग गो आउटसाइड विल बी करेक्ट आंसर. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस. She dash already left when I arrived. So correct answer will be she had already left when I arrived. अब had क्यों यूज़ हुआ है? बिकॉज हमारे यहाँ पे पास्ट एक्शन दिखाया गया है, एंड हैज़ हैव हैविंग जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. सो हैड विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जिसके अंदर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है वो हमें चूज़ करना है. अब फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है दैट उनके अंदर यूज़ होता है विल हैव. सो जिसके अंदर विल हैव नहीं है वो ऑटोमेटिकली ही इनकरेक्ट हो जाएगा. सो बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव नहीं है, एंड यहाँ पे दे विल नहीं है, यहाँ पे विल के साथ हैव नहीं है, एंड यहाँ पे विल हैव है. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 13, विच सेंटेंस करेक्टली यूज ए फेजल वर्ब. अब किसके अंदर एक फेजल वर्ब का करेक्टली यूज हुआ है? ही बिकम अप अ ब्रिलियंट आइडिया. ही कम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया. ही केम विद अप अ ब्रिलियंट आइडिया, और ही केम अप विद ए ब्रिलियंट आइडिया. सो द करेक्ट आंसर इज ही केम अप विद होता है हमारा. सो ही केम अप विद जो है फेशियल मीनिंग, जिसका मतलब होता है हमारा प्रोड्यूस करना या सजेस्ट करना कुछ. सो ही केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया. यहाँ पे है कम अप. अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे कम अप है, केम अप नहीं है. हमारा यूज होता है केम अप विद फॉर अ फेजल वर्ब. देन क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म. अब हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म के साथ में हमारा सेंटेंस बताना है. कौन सा है? If he will have known, he would have acted differently. If he had known, he would have acted differently. If he has known, he would have acted differently. If he knows, he would have acted differently. So हमारा यूज़ हुआ है would का. और would जो है हमारा यूज़ हो रहा है हमारा एक सेकेंडली कंडीशन है जो इंडिकेट कर रही है एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है. उसमें हमारा ये पास्ट की बात है. सो ही, इफ़ ही हैड नोन, ही वुड हैव एक्टेड डिफरेंटली, यानी पास्ट की बात है तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे हैड, नॉट हैज़, विल और सिंपल प्रेजेंट. देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. अगर आपका कोई ऊपर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी अनोदर वीडियो में डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. बिकॉज आपकी ही डिमांड थी कि आपको टॉपिक वाइज चाहिए, नॉट अ मिक्स. इस वजह से मैंने एक टॉपिक वाइज बनाई है जिसमें स्टार्टिंग के कुछ 3-4 टॉपिक ही मैंने कवर करे हैं. अभी नीचे और हैं बट मैं अभी कवर नहीं कर रहा बिकॉज द वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी एंड यू विल गेट बोर्ड. इस वजह से मैं नीचे के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा. अभी के लिए इतने ही टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ. पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे. सो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब.
आई इंसिस्ट दैट सी डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग, इसके लिए करेक्ट फॉर्म होगी आई इंसिस्ट दैट सी बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे यूज़ होगा बी का, बिकॉज बी जो है वो हमारी जो इंसिस्ट हमारी सब्जेक्टिव मूड है, सबजंक्टिव, SUBJE, सॉरी ई नहीं, JUNCTIVE, सबजंक्टिव जो हमारा मूड है, इंसिस्ट दैट, उसके लिए जो हमारा होता है यहाँ पे बी का यूज़। तो आई इंसिस्ट दैट सी बी प्रेजेंट एट द मीटिंग विल बी अवर करेक्ट आंसर। हाँ, तो मैं कह रहा था, सो मेरे पास में अभी है ये और भी PDF में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बट आई विल नॉट टेक दैम बिकॉज ऑफ वीडियो बहुत लंबी हो जानी है एंड यू विल गेट बोर्ड। सो एक टॉपिक और था, बट वी विल डिस्कस दैट इन लेटर वीडियोज़। एंड अनोदर PDFs भी मेरे पास में है जिनके अंदर आपके और भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आज के लिए उठाए थे 7 से 8 आई गेस टॉपिक्स, उसमें से कुछ जो हो चुके हैं, एक जो रह गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बट आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप कि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए या फिर आपको मिक्स क्वेश्चंस, जैसे कि मेरी पहले तक की सीरीज़ में थे, इंग्लिश की सीरीज़ में सारे मिक्स थे। लास्ट 5th सीरीज़ थी जो हमने ली थी, वो थी इंग्लिश में, आई गेस वर्ड्स वोकेबलरी वाली थी वो इंग्लिश की, हाँ मेरे याद है। सो वो हमारी एक डिफरेंट हो गई थी अपनी पीछे की 4 वीडियोस इंग्लिश की, जहाँ पे हमने मिक्स क्वेश्चंस लिए थे। इस वाले के अंदर हमने मिक्स ही लिए, मिक्स नहीं लिए हैं, हमने टॉपिक वाइज करवाए हैं ना, यहाँ पे टॉपिक वाइज हुए हैं। सो जो भी आपको अच्छा लगे, आपको मिक्स चाहिए तो मिक्स के लिए कमेंट करें, और अगर टॉपिक वाइज ही कंप्लीट टॉपिक करवाने हैं तो टॉपिक वाइज ही मैं नेक्स्ट वीडियो कल डाल दूंगा। ये वीडियो आज रात तक आ जाएगी, यानी जब भी आप देख रहे हो तब तक आ जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, कभी नोटिफिकेशन आए ही ना, उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में आपके रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ में। मेरे पास पूरी लिस्ट है अबाउट द टॉपिक्स, जिसके में से कुछ मैंने अभी लिए हैं, कुछ मैं फिर लूँगा। एंड ऐसे ही आपका प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा टिल योर पेपर, क्योंकि डेट बहुत नज़दीक है। देन तैयारी करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार।